Good morning. Myself Naushad Ahmed, a physics faculty since 10 years. I am going to explain an important topic of physics, that is magnetic effect of current. First of all, we will discuss about what is magnetic field. Okay, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं. मैंने वेक्टर लगा दिया, मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हम लोगों ने ये बार बार देखा है कि जैसे ही एक मैग्नेट के करीब में एक आयरन का टुकड़ा लेके आते हैं तो ये आयरन का टुकड़ा काफ़ी तेज़ी से चिपक जाता है. यानी इस मैग्नेट और इस आयरन के टुकड़े के बीच में कुछ तो है. इसी मैग्नेट के प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. मैं डेफिनेशन लिख देना चाहूँगा. द रीजन अराउंड magnet the region around magnet in which we can experience और ऑब्जॉर्व भी कह सकते हैं. we can experience magnetic effect. ओके, यानी मैग्नेट के आसपास कुछ तो है जिसकी वजह से वो आयरन का टुकड़ा काफी तेजी से अट्रैक्ट हुआ. उसी मैग्नेट के प्रॉपर्टी को आपने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया. अच्छी बात है. अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है. इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. इसका सीजीएस यूनिट भी होता है. ये लीजिए सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट गॉस होता है. अच्छा, अगर ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए और वो रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. गॉस को हम कैपिटल जी से डिनोट किया करते हैं. बहुत अच्छी बात है. अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रूफ करने के लिए एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम ओयरस्टेड था. हम बात करते हैं ओयरस्टेड ऑब्जर्वेशन के बारे में. इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया. उसमें से मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूं. उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है ना. उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर लिया और इसके बगल में एक चार्ज रखा. चार्ज को बस इन्होंने रख दिया, मीन्स इस चार्ज को रेस्ट में रखा. कुछ देर बाद ये पाया गया ये चार्ज अभी भी रेस्ट में है. इसका मतलब इस चार्ज पे कोई फोर्स लगा या नहीं? नहीं लगा ना. लगता तो चलता. अच्छा, चार्ज पे किसकी वजह से फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. इसका मतलब अगर चार्ज पे फोर्स नहीं लगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो था. मीन्स फोर्स का एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा है. ई जीरो होने की वजह से इस पे फोर्स भी जीरो हुआ. फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया, एक्सपेरिमेंट ये किया, इस बार इस वायर में इन्होंने करेंट को फ्लो करा दिया. दैट इज नेम्ड एज करेंट कैरिंग वायर. और इस बार भी इन्होंने एक चार्ज को अभी भी रेस्ट में ही रखा और ये ऑब्जर्व किया गया ये चार्ज अभी भी रेस्ट में है. इसका मतलब इस चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं? नहीं होगा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. इसका मतलब फोर्स अभी भी जीरो है. इससे ये चीज तो क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग वायर के बाहर करंट कैरिंग वायर के बाहर करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है. हाँ, करंट कैरिंग वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि वही करंट कैरिंग वायर था, करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई फ्लो कराया गया और इस बार चार्ज को रेस्ट में ना रख के चार्ज को मोशन दे दिया गया. चार्ज को कुछ स्पीड दे दी गई
और ये ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज को हमने जिस डायरेक्शन में फेंका था, जिस डायरेक्शन में मोशन दिया था, चार्ज उस डायरेक्शन में नहीं गई, चार्ज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई। न्यूटन्स लॉ यही कहता है ना कि किसी भी बॉडी का स्टेट अपने आप चेंज नहीं होता। इसका मतलब इस चार्ज पे कोई ना कोई तो फोर्स लगा है, पर वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या? नहीं, यही वाला सिचुएशन तो यहाँ पे है, बस चार्ज को मोशन दिया गया। अगर वो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इसका मतलब पक्का ये कोई नया फोर्स है, और इसी नए फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स रखा गया। अच्छा, ये चार्ज डिफ्लेक्ट अगर किया, मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स मेनली लगा किसके वजह से? यस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई तो फील्ड है, एंड दैट फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो है। इससे ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड होता किसकी वजह से है? मैग्नेट की वजह से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? करंट कैरिंग वायर की वजह से। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। Hence, we can see that as a note, current carrying wire behaves as a magnet. बार मैग्नेट कह लेते हैं, behaves as a बार मैग्नेट। देखा आपने? तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, आपने यहाँ पे देखा कि करंट कैरिंग वायर के वजह से बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? अंदर में। अच्छा, एक चीज और आपने गौर किया होगा, दो केस में हमने चार्ज को रेस्ट में रखा था, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा, पर तीसरे केस में हमने चार्ज को मोशन दिया और मैग्नेटिक फोर्स लग गया। इसका मतलब रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए? चार्ज को मोशन में होना जरूरी है। ठीक, हमने मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर ली। ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से आ सकता है? एक तो अपना मैग्नेट था, बार मैग्नेट। मैं लिख दूं क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को मैं एमएफ लिख देता हूँ, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले एक तो बार मैग्नेट है, आप सिंपल मैग्नेट को ही बार मैग्नेट समझे, मैं बाद में बात करूंगा कि इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप होता है। और हम दूसरा क्या ले सकते हैं? हाँ, अभी तो हमने देखा करंट कैरिंग वायर व्हाट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, यानी जो दूसरा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए करंट कैरिंग वायर। एक चीज और समझे, जो हमने यहाँ पे चार्ज लिया था ना, और इस चार्ज को हमने मोशन दिया था, कुछ वेलोसिटी दी थी, तो चार्ज के मोशन के वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। मीन्स अगर ये चार्ज मूव करेगा ना, तो इस चार्ज के मूव करने से इस चार्ज के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। यानी तीसरा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? बता पाएंगे? रेस्ट या मूविंग चार्ज? ऑफ कोर्स मूविंग चार्ज। एंड एक और मैं सोर्स ले लेता हूँ, फोर्थ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करते हैं ना, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। आई सेड, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये बहुत बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होगी तो वहां पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी जो नेक्स्ट सोर्स है वो क्या है? टाइम वैरिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है। जो हमने चार्ज के प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, वो तो चार्ज के प्रॉपर्टी थे ही, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज थे जो वहां पे नहीं बताए गए थे, उसको मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा एज अ नोट। पहला नोट क्या होगा? अ चार्ज एट रेस्ट, अ चार्ज एट रेस्ट। बताइए, अगर चार्ज रुका हुआ है तो क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा? यस, मूविंग चार्ज नहीं आएगा, उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक चार्ज है। अ चार्ज एट रेस्ट, अ चार्ज एट रेट प्रोड्यूस, प्रोड्यूसेस कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्यों? क्योंकि ये खुद ही चार्ज है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं? अ चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए चार्ज मोशन में आ गए, इसका मतलब ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन गया। और क्या बना? अगर चार्ज खुद में ही है तो उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। एक तो चार्ज को हमने रेस्ट में रखा, फिर चार्ज को हमने कांस्टेंट स्पीड दिया, तीसरा हम अब चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे। ओके, अ चार्ज moving with some acceleration, moving with some acceleration। बताइए, एक्सेलरेशन का मतलब ये चार्ज अभी भी मोशन में है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा ही, और साथ साथ एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? जैसे आपने लाइट पढ़ा है, लाइट वो भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी मैं लिख देता हूं एज वेल एज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो आपने देख लिया, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मोशन है तो मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, मैग्नेटिक फील्ड तो था ही, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा लाइक लाइट। ओके, चलिए ठीक है, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लिया। अच्छी बात है, आपने देखा था कि एक करंट कैरिंग वायर लिया था और उस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आया और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे फोर्स लगा। अब सवाल यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कितना? इसको कैलकुलेट करने के लिए दो फिजिसिस्ट आए जिनका नाम बायोट एंड दूसरे का नाम सवार्ट था। एंड अपने ही नाम पे उन्होंने इस लॉ का नाम रख लिया और हम बात करेंगे इन्हीं लॉ के बारे में, बायोट सवार्ट लॉ। ओके, इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, ऑफ कोर्स करंट कैरिंग वायर ही लेना पड़ेगा ना। इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया और एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया इन्होंने, छोटा सा एलिमेंट, इस वायर का एक छोटा सा लेंथ इन्होंने सेलेक्ट कर लिया एंड इन्होंने कैलकुलेट किया कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जाहिर सी बात है, अगर एलिमेंट छोटा सा है तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑफ कोर्स छोटा होगा, और छोटे के लिए हम हमेशा डी का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये dB का वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करा एंड उन्होंने ये लॉ दिया कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। देखा आपने, जो छोटा सा लेंथ डीएल था ना, उस पे भी वेक्टर लगा हुआ है, मीन्स उसके पास भी डायरेक्शन है। तो फिर इस डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा खुद से। बहुत सारी बातें जो मैं नहीं लिख पाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगे वो आपको खुद से लिख लेना है। तो डीएल का डायरेक्शन बताइए किधर है, जिधर करंट फ्लो करेगा, करंट ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो डीएल का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर रहेगा। ओके, आपने देखा यहाँ पे कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में है। क्यों? ये सारे तो मैग्नीट्यूड है ना, सारे तो स्केलर है ना। अरे क्या, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला था? ए क्रॉस बी, ए बी, ये साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा डी एल आर साइन थीटा। एक आर ऊपर, 3 आर नीचे, एक कैंसिल हो गए, तो क्या मिला आपको? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए क्या? आइए हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है जो आपको याद रखना चाहिए, 10⁻⁻7। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, हम इसकी ही बात कर रहे हैं। डीएल एक लेंथ है, आर स्क्वायर भी एक लेंथ है, एक लेंथ कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे मीटर बचा, यहाँ पे एम्पियर बचा, और इसका कोई यूनिट होता है क्या साइन कॉस का? कुछ नहीं होता है। तो बताइए म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट क्या है? टेस्ला, मीटर और करंट नीचे, तो टेस्ला, मीटर पर एम्पियर, इनके वैल्यू हो गए। अच्छा, ये म्यू नॉट क्या है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट था, क्या उसका नाम था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम रखा गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे एक टर्म आपको दिखेगा आईडीएल। आईडीएल क्या है? इसका नाम रखा गया है करेंट एलिमेंट। ओके, क्या नाम रखा गया इसका? करेंट एलिमेंट। अच्छा, ये आर क्या है? ये आर पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर? जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू करेंट एलिमेंट। सिंपली मैं कह देता हूं कि जिन छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से एक आपको पोजीशन वेक्टर लेना है जहां तक निकालना है, एंड इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा थीटा भी है, तो ये डीएल ये आर, इनके बीच के एंगल को आप थीटा कहते हैं। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया वो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में आया। डीएल क्रॉस आर क्या है? अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। जैसे अगर हम बचपन की बात करें, जो आपने वेक्टर में पढ़ा था, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ओके, मैं पूछूं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएं। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएं आप। ए पहले है ना, जो पहला वेक्टर होगा ना उस वेक्टर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच कर देना है। आपने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच कर देना है और दूसरे वेक्टर की ओर अपने फिंगर्स को रोटेट करना है। क्या मैं ऐसे रोटेट कर पाऊंगा? नेवर। इसलिए जिधर दूसरा वेक्टर होगा ना उधर आपका पाम होना चाहिए, हथेली होना चाहिए उधर। तो ए इधर है, बी इधर है। देखा आपने, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है।
इसको हम क्या बोलते हैं, बाहर की ओर। यानी एक चीज गौर करिए, तो जो ए क्रॉस बी है ना, वो इस ए के परपेंडिकुलर है, साथ साथ बी के परपेंडिकुलर है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस प्लेन में जितने सारे आप वेक्टर बनाएंगे सबके परपेंडिकुलर होगा। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। इसको हम डॉट से दिखाते हैं। दिस मीन्स व्हाट, दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल। अगर उसी तरीके से मैं पूछता आप बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, बी की ओर हाथ रखिए, क्या मैंने सही रखा? ये नीचे है, आपका पाम नीचे होना चाहिए। किधर गया? अंदर की ओर। अंदर की ओर को हम क्रॉस बोलते हैं, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड नॉर्मल। एंड ये भी आपने देखा कि जो ए क्रॉस बी है वो ए के परपेंडिकुलर है, एंड जो ए क्रॉस बी है वो बी के परपेंडिकुलर है। सिमिलर टू बी क्रॉस ए भी हम बोल सकते हैं। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसका डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में है ना, ये डीएल क्रॉस आर डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ आर के भी परपेंडिकुलर होगा। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन तो डीबी का डायरेक्शन है, यानी ये जो डीबी होगा वो डीएल के परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ आर के परपेंडिकुलर होगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के परपेंडिकुलर है, साथ साथ आर के भी परपेंडिकुलर है। देखा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, समझ गए ना? अब हम एक स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर ये वायर स्ट्रेट होता तो फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया क्या, जो बायोट सेवार्ट लॉ है ना, उन्होंने क्या, बायोट सेवार्ट लॉ है ना, उन्होंने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया। इसके आगे तब हम लोग भी कर सकते, बिकॉज वी आर स्मार्ट। आइए हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर बोलिए, रॉड बोलिए, ओके। तो मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है कुछ इस तरीके से, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा, आई। यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया डी, एंड आपसे पूछा गया इस वाले पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए। कुछ और इंफॉर्मेशन है, ये इंड को मिलाने वाला जो लाइन है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच में एंगल θ1 बना है, और दूसरे इंड को मिलाने वाले लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का एंगल θ2। एक चीज गौर करिएगा, एक हमने क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लिया। फिर से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ हम छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन मुझे तो पूरे से निकालना है, इसलिए छोटे का अगर आ गया तो मैं यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा, एंड जो फाइनल आंसर आपको मिलता है उसका वैल्यू निकल के आता है u0 I अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन θ1 प्लस साइन θ2। चलिए अब हम प्रॉपर डायरेक्शन की बात कर लें, डायरेक्शन कैसे निकालना है। अच्छा, बायोट सेवार्ट लॉ क्या था, बायोट सेवार्ट लॉ क्या था, μ0 बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये था ना बायोट सेवार्ट लॉ, यानी छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, डी एल क्रॉस आर के डायरेक्शन में। अच्छा, डीएल किधर था, जिधर करंट फ्लो होगा, तो करंट इधर जा रहा है। अगर हम छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो डीएल ऊपर है और निकालना किधर है, इधर है। मैंने अपने उंगली को डीएल के डायरेक्शन में रख दिया, सही रखा है गलत, बताइए सही है गलत?
गलत है ना, उधर घुमाना है ना, आपका पाम उधर होना चाहिए ना। यस, ये डीएल और आर उधर है, देखा आपने, ये किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी इस प्रॉपर केस में अंदर की ओर जा रहा है। अगर ये करंट ऊपर से नीचे की ओर आता तो ये बाहर की ओर हो जाता। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी टाइम साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो थीटा 1 और थीटा 2 लेना है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है। थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। दूसरी बात, ये थीटा 1 कौन सा एंगल है, जिधर वायर की लंबाई ज्यादा है ना, वो थीटा 1 है। समझ पाए क्या, थीटा 1 किधर है, जिधर वायर की लंबाई ज्यादा है, ये चीज आपको याद रखना है। जिधर ज्यादा है वो थीटा 1 और जो बच गया वो थीटा 2 हो जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा, सही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है एंड गिवन दिस एंगल इज 53 डिग्री and this angle is 37 degree. You have to find magnetic field at this point. क्या मैं इसको बायोट स्वाट लॉ से करूंगा? हाँ, करना तो उसी से है, लेकिन जब आपने वो अपनाया तो आपको ये रिजल्ट मिला, इसलिए आपको ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ओके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कर ले क्या, ये लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बताइए थीटा 1 क्या है, थीटा 1 क्या है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो ज्यादा एंगल है ना वो थीटा 1 है, पर ये तरीका थोड़ा सा अजीब लगेगा बाद में चल के जब निगेटिव कॉन्सेप्ट आएगा तो। थीटा 1 ऐसे याद रखें जिधर रॉड की लंबाई ज्यादा है। अरे ज्यादा किधर, ऊपर या नीचे, यस ज्यादा नीचे है, यानी थीटा 1 यहाँ पे क्या लेना है 53 डिग्री और थीटा 2 क्या लेना है 37 डिग्री। ये नहीं सोचेगा कि नीचे है तो निगेटिव ले लेना, नीचे हो या ऊपर हो दोनों ही पॉजिटिव लेना है, क्योंकि निगेटिव हम इसके डेरिवेशन में पुट कर चुके हैं। ओके, बताएं साइन 53 डिग्री का क्या वैल्यू आता है, बता पाएंगे? ऑफ कोर्स 4/5 और 37 का 3/5, 4 + 3 7, यानी फाइनल रिजल्ट इज 7 म्यू नॉट आई बाई 20 पाई टी। और अगर डायरेक्शन की बात करें, यस करंट ऐसे जा रहा है ना, किधर निकालना उधर, कैसे होगा, ऐसे क्या, देखा आपने किधर गया, अंदर की ओर गया। आइए मैं कुछ और इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ इस पे, एक दो और मैं ले लेता हूँ तो रिजल्ट याद रहेगा क्या। आप मेरे साथ दोहराइए, क्या फॉर्मूला था, बायोट स्वाट लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर क्या आया, मेरे साथ दोहराइए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस यस साइन थीटा 2। आइए एक और एग्जांपल आप देख लीजिए यहीं पे। सपोज मेरे पास एक फिर से करंट कैरिंग वायर है, बट इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है, यहां। और अगर हम इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो ये डी के बराबर है, एंड इस बार ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 16 डिग्री है। करंट इस बार आई नीचे की ओर आ रहा है। आपसे पूछा आप मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे निकालिए,
क्या निकाल सकते हैं? यस, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बताइए थीटा वन क्या है? मैं सॉल्यूशन कर दूं? बताइए थीटा वन क्या है? जिधर रॉड की लंबाई ज्यादा है, पूरा का पूरा रॉड ऊपर ही है। अच्छा, थीटा वन थीटा टू लेना कहाँ से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सारा का सारा रॉड ऊपर है, यानी ये सारा एंगल थीटा वन होगा। मीन्स दिस होल एंगल इज थीटा वन। मीन्स वो एक तो 37 है और एक 16 है, 7 और 6 13, यानी ये 53 डिग्री हो जाएगा। और जो बच गया वो थीटा टू हो जाएगा। ओहो, थीटा टू क्या है? आपने देखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक इंड ऊपर था तो वो थीटा वन, एक इंड नीचे था तो वो थीटा टू। यहाँ पे दोनों इंड ही ऊपर है। दूसरी बात उसमें समझिए, एक इंड ऊपर था तो थीटा वन पॉजिटिव में, एक इंड नीचे नीचे था तो थीटा टू पॉजिटिव में। इस बार दोनों ही ऊपर है। इसका मतलब थीटा वन ऑलवेज पॉजिटिव लेना होता है। अरे थीटा वन तो पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव ही था, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन दोनों सेम साइड में होने की वजह से। क्यों? देखो तो यार, एक क्लॉक में है, कर दूं क्या? ये थीटा वन क्लॉक में और थीटा टू भी क्लॉक में। डेरिवेशन देखिए, एक थीटा वन क्लॉक में था तो थीटा टू एंटी क्लॉक में, या इसका उल्टा भी था। अगर ये दोनों सेम साइड में है, इसका मतलब थीटा टू को निगेटिव लेना है। अच्छा, थीटा टू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दूसरे एंड के बीच में जो लाइन बनेगा, उस बीच का एंगल, यानी इस बार कितना लेना है बताइए ना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये दूसरा एंड, ये वाला एंगल ना, पर इस बार आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। और अगर आप निगेटिव से बचना चाहते हैं तो थीटा टू क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दूसरे एंड को मिलाने वाले लाइन के बीच का एंगल। तो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। दिस कैन बी थीटा टू। पूरे एक सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो बताइए इतना एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री तो था ही, इसमें से आपको ये खत्म कर देना पड़ेगा। 360 डिग्री माइनस 37, यानी ये आपको क्या मिलेगा? 323 डिग्री। तो थीटा टू की जगह या तो आप माइनस 37 रखेंगे या तो 323 डिग्री रखेंगे, दोनों एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। कितना आता है बता पाएंगे आप? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अच्छी बात। क्या लिखा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एंड देख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर है, तो 4 पाई डी। साइन थीटा वन क्या है? साइन 53 डिग्री, और थीटा टू क्या है? माइनस 37 डिग्री। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा आपको। बताइए साइन 53 का वैल्यू क्या होता है? 4/5। आपने पढ़ा है क्या? साइन के अंदर का निगेटिव बाहर आ जाता है, पर कॉस के अंदर का निगेटिव बाहर नहीं आता। जितना पॉजिटिव का वैल्यू उतना ही नेगेटिव का वैल्यू। मीन्स आई वांट टू से दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 45 का वैल्यू बताएं, आप कहेंगे 1/√2। मैं पूछूंगा कॉस माइनस 45 डिग्री का वैल्यू बताएं, अभी भी 1/√2। पर ये साइन में और टैन में नहीं होता, नेगेटिव बाहर आता है। यानी यहाँ से जैसे नेगेटिव बाहर करेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। साइन 37 का वैल्यू बता पाएंगे? 3/5, 4 में से 3 गया 1, 5 में 4 से मल्टीप्लाई, क्या मिला आपको? म्यू नॉट आई बाई 20 पाई डी। डायरेक्शन की बात करिए, रख दिया क्या मैंने सही रखा? बताइए रखा क्या सही? यस उधर है। अरे निकालना है यहाँ पे, कैसे उधर घुमाऊंगा? ऐसे रखना पड़ेगा, बेहतर होगा आप इधर आ जाए। आप स्ट्रेच ऐसे करें, समझ पा रहे हैं क्या? किधर गया ये? बाहर की ओर गया, दैट इज आउटवर्ड, नॉर्मल। और भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं, पर आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसी डायग्राम को कुछ हॉरिजॉन्टल में भी दे सकता था, थोड़ा सा इंक्लाइन में भी दे सकता था। इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला वही लगाना है, बस थीटा वन थीटा टू को गौर से देख कर लिखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर यही फाइनाइट वायर का एक एंड इनफाइनाइट को टच कर जाए, एक एंड बस, मतलब आधा आधा एंड ना, दो एंड होता है ना, तो एक एंड और एक नीचे वाला एंड, दो एंड है ना। तो अगर एक एंड ऊपर चला गया
तो क्या मैं इसका नाम दे सकता हूँ सेमी इनफाइनाइट? हाँ, दे सकता हूँ, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होता तो दोनों तरफ नीचे जाता। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, या आप रॉड भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। मेरे पास एक वायर है फाइनाइट, और एक तरफ हमने इन्फिनेटिव कर दिया, डॉटेड मतलब इन्फिनेटिव। याद रखिएगा, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो एग्जैक्टली एंड से ही लेना है। यानी रॉड का जो वायर का एंड होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको वहीं से लेना है। इसमें करंट आई जा रहा है, आपसे पूछा है यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए है। सेमी इनफाइनाइट का पहचान बताइए। एक तरफ इन्फिनेटिव और दूसरी तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए। गॉट इट? ओके, बताइए थीटा वन क्या है? जिधर वायर की लंबाई ज्यादा है, सारा का सारा तो ऊपर ही है, तो ऊपर वाला थीटा वन होगा। पर सोचने वाली बात है कि अगर वायर इतना यहां तक होता तो ये थीटा वन लेते, अगर वायर यहां तक होता तो ये थीटा वन, अगर वायर यहां तक होता तो ये थीटा वन। देख पा रहे हैं, जैसे जैसे रॉड की लंबाई ऊपर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता चला जा रहा है। पर इन्फिनेटिव यहीं पे है क्या? बहुत आगे है। यानी ये एंगल बढ़ते 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 फाइनली ये कहाँ तक बढ़ेगा पता है आपको? बताइए। ये अभी इतना था, बढ़ते 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 कहाँ तक बढ़ेगा ये? 90 डिग्री तक। आ रहा है क्या? ये कहाँ तक बढ़ा ये? 90 डिग्री तक बढ़ेगा ये। और वैसे भी आपने क्या ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा? बताइए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, माइनस इन्फिनिटी कह लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, माइनस इन्फिनिटी पे हो, तो लाइट कैसे आती थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल। देख रहे हो, ये पैरेलल हो गया, मीन्स दिस इज थीटा वन। तो बताइए थीटा वन कितना है यहाँ पे? बताइए, 90 डिग्री। अच्छा, थीटा टू क्या था? दूसरे एंड को मिलाने वाले बीच की लाइन का एंगल। अगर ये वायर यहाँ तक होता तो ये थीटा टू होता। बताइए, अगर हम वायर को जैसे जैसे ऊपर लेके जाएंगे, ये एंगल कम होगा या ज़्यादा? कम होते होते फाइनली एंगल कितना बचा, बता पाएंगे? बता पाएंगे? अरे नीचे कुछ है ही नहीं, तो एंगल कितना है? ऑफ कोर्स जीरो के बराबर है क्या? तो बताइए, फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाएंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। क्या निकल के आया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन कितना है? 90, और साइन थीटा टू क्या है? 0। साइन 90 का वैल्यू 1 + 0 1, यानी फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिला, वो क्या मिला यार? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बताइए, इस प्रॉपर केस के लिए डायरेक्शन क्या होगा? करंट तो ऊपर जा रहा है ना, किधर जाएगा ये? अंदर की ओर। अगर हम इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं फॉर इनफाइनाइट वायर। फॉर इनफाइनाइट वायर। अच्छा, सेमी में अगर एक तरफ इन्फिनेटिव है, तो इनफाइनाइट में किधर होगा? आई थिंक दोनों तरफ इन्फिनेटिव होगा ना। यानी ये तो अपना फाइनाइट वायर था, एक इन्फिनेटिव उधर बना दीजिए और एक इन्फिनेटिव नीचे बना लीजिए। ये क्या है अपना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ये क्या है अपना? करंट आई। आपसे पूछा गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, क्या बता लेंगे आप? अरे जब इन्फिनेटिव है तो एंगल कितना बना? बढ़ते 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 कितना एंगल हो गया बताइए? 90। अच्छा, इधर भी तो इन्फिनेटिव है, बढ़ते 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 बताइए कितना एंगल होगा? अगेन 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। अब थीटा वन यहाँ पे 90 रखिए, साइन 91, थीटा टू भी 90, साइन 90 इज ऑल्सो 1, 1 + 1, हाउ मच? 2। एंड 2/4 इज, नीचे क्या बचा? 2 के बराबर बच गया। यानी फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने के बराबर आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब एक चीज आप बताइए, ये क्या था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये क्या है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। मतलब एग्जैक्टली इसका ये दोगुना है। क्यों ना हो?
अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या है 10 सेंटीमीटर। यानी अगर 5 सेंटीमीटर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है ना, तो 10 सेंटीमीटर की वजह से 20 टेस्ला। ओके, गॉट इट। तो बताइए, अगर इनमें मुझे एक रिलेशन लिखना हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, बताएं क्या होगा? इक्वल टू 2 टाइम्स एफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको इनफाइनाइट भी बता दिया, कितना था मैग्नेटिक फील्ड, कितना था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, और सेमी भी बता दिया मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है, जरा गौर करना। मेरे पास एक वायर है, इधर इन्फिनिटिव है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये करंट आई है एंड दिस एंगल इज 37। आपसे पूछा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताएं। बस मुझे इतना बता दीजिए आप, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है या ये इनफाइनाइट वायर है या दोनों में से कोई नहीं। एक तरफ तो इन्फिनिटिव है, तो थोड़ा थोड़ा लुक सेमी इनफाइनाइट का है, पर सेमी इनफाइनाइट का एक पहचान था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंड से जाना चाहिए, जो कि नहीं है। मीन्स दिस इज नॉट सेमी इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट का क्या पहचान था? दोनों तरफ से इन्फिनिटिव होने चाहिए थे। यह है क्या? ये मतलब ये इनफाइनाइट वायर भी नहीं है। मीन्स कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते, इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? जनरल फॉर्मूला। क्या था, बता पाएंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बताइए थीटा 1 कितना है? जिधर वायर की लंबाई ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा लंबाई किधर है, बोल पाओगे? ऊपर इन्फिनिटी में, तो एंगल कितना लिया जाएगा? 90। और नीचे कितना है? 37। ले लिया क्या? तो देखिए कितना आएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस 3 बाई 5। ये 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। 4 और 8 मिलके 2 हो गया, तो कितना मिला ये? 2 म्यू नॉट आई अपॉन वॉट, 5 बचा ना, 5 पाई डी। प्रॉपर अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो किधर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। देखा आपने? इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे तो निकाल लिया, अगर इसी वायर के एक्सिस पे पूछा जाता तो क्या होता? ओके, जरा गौर करिएगा। मैंने आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर। जरा गौर करिएगा, ये करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई जा रहा है, मैं यहाँ से डी डिस्टेंस पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा। पहले ये बताइए डी क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से लिए थे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो बताइए एंगल कितना है? नहीं है तो जीरो। मीन्स यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 आपको कितना लेना चाहिए? जीरो के बराबर लेना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिजल्ट था, बता पाओगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन जीरो का वैल्यू जीरो प्लस जीरो हाउ मच? इससे क्या क्लियर हो गया कि जब कभी करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? ऑलवेज जीरो। जब कभी करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए। पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वायर था, वायर के इस एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आता था। एक डेटा बताऊं, अगर इन्फिनिटिव से अगर ये वायर आ रही होती थी, तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका वैल्यू क्या था? के लैम्डा बाई डी। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। ठीक है, नोट लिख दो क्या? मैग्नेटिक फील्ड
बताइए, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर इज जीरो। याद रखिएगा, और ये हमेशा होगा, ये जीरो के बराबर है। चलिए इन सबको अटैच करते हुए एक क्वेश्चन किया जाए, सबको मिलाते जुलाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जरा गौर करेंगे आप। एज फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वायर है जो कि इन्फिनिटिव से आ रहा कुछ इस तरीके से, और 90 डिग्री पे बेंट होके ये इन्फिनिटिव की ओर चला गया। इसमें करंट कितना है, आई। मेरे पास एक और वायर है जो इन्फिनिटिव से आ रहा, ओके जरा गौर करना, जो इन्फिनिटिव से आ रहा और बेंट होके ये भी नीचे की ओर आ गया, बेंट होके ये भी नीचे की ओर आ गया। वो भी कितना बेंट हुआ, 90 डिग्री। ये भी आई है और ये भी आई है। आपसे पूछा गया कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है अगर ये डिस्टेंस डी है और ये वाला भी डिस्टेंस डी के बराबर है। क्या आप इसको कर पाएंगे, कर पाएंगे इसको? यस कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है इसमें? बताइए इसमें ओवरऑल कितने वायर हैं, एक और एक, दो वायर है। क्या ये इनफाइनाइट वायर है, क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है? तो इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। आइए, यहाँ पे वायर तो दो है पर हम इसके नाम लिखना चाहेंगे। इस वायर का नाम 1 रखिए, इसका नाम 2 रखिए, इसका नाम 3 रखिए और इसका नाम 4 रखिए। जो करंट आई इधर जा रहा वही आई इधर आ जाएगा, जो आई इधर जा रहा वही आई इधर आ जाएगा। बताइए 1 2 3 4 वायर में कौन ऐसा वायर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? कौन ऐसा वायर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? क्या वायर 2 है ना? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का क्या कंडीशन था कि अगर ये वायर है तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस वायर के एक्सिस पे। अरे ऐसा तो दिख रहा है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इस वायर 1 के एक्सिस पे है, इस वायर 3 के एक्सिस पे है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 3 इक्वल टू हाउ मच, जीरो। अब बताओ ये कौन सा वायर है, ये इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट? एक तरफ तो इन्फिनिटिव है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक इन से लिया गया है। इसका मतलब ये कौन सा वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 की बात करें, बताइए कितना होगा सेमी की वजह से, 2 या 4 पाई डी? यस 4 पाई डी। डायरेक्शन की बात करिए किधर जाएगा, करंट नीचे की ओर जा रहा है, निकालना इधर है ना, देखा किधर गया ये, यस बाहर की ओर गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 4 निकालें, क्योंकि ये भी सेमी इनफाइनाइट है ना यार, कितना निकलेगा, नॉट आई बाई 4 पाई डी। डायरेक्शन की बात करिए, यस सही रखा मैं ही, उधर जाना है, देखो उधर निकालना है, पाम ऐसे रखे, किधर गया, ये नीचे की ओर गया, ये एक ऊपर एक नीचे। मीन्स मान लो अगर एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में। मैग्नेटिक फील्ड शुरू में बताया था स्केलर था या वेक्टर, वेक्टर मीन्स एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मीन्स अगर हम B2 को पॉजिटिव बोलेंगे तो B4 को क्या बोलना पड़ेगा, बताइए, निगेटिव बोलना पड़ेगा ना। लो निगेटिव बोल दिया और फाइनली आपको कितना आंसर मिला, जीरो के बराबर मिल गया। और भी बहुत से रिलेशेशन लिए जा सकते हैं, ठीक है, पर हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।